नमस्कार, मैं रोहन भेंडे। महाराष्ट्र में पहले पॉलिटिकल हलचल हुई, बहुत सी अटकलें लगी। उसके बाद शिंदे सरकार ने शपथ ली। एक नाथ शिंदे उसमें चीफ मिनिस्टर बने और बहुत ड्रामेटिकली फडणवीस उन्होंने पहले कहा कि वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे। बाद में कुछ ऊपर से फ़ोन आया और उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। इन सारे जो भी प्रक्रियाएं चली, इसके बीच में एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो कड़ी है वो है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में अब महाराष्ट्र में सरकार तो बन गई है, फिर भी उसी सरकार के रिगार्डिंग जो पिछला मसला है, जो उद्धव ठाकरे के गवर्नमेंट के समय का है, जिसमें शिवसेना के ही डिफेक्टिव एमएलए, जिसमें एक नाथ शिंदे भी शामिल है, उन 16 एमएलए के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन का एक नोटिस जारी किया गया और उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। उसके बाद और सारी याचिकाएं वहाँ पे दायर हुई है, जिसमें जो सभापति है, उपसभापति है, उनके खिलाफ ये है याचिका है। एक याचिका जो राज्यपाल ने अभी कॉल दिया है उसके खिलाफ है। शिंदे सरकार ने जो शपथ ली है उसके खिलाफ है। तो इन सारे याचिकाओं को अब सुप्रीम कोर्ट कल अपने 11 तारीख को कल सुनेगा। तो उस समय जब ऑलरेडी सरकार बन गई है और कोर्ट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस में इंटरवीन किया है, तो ऐसे समय में अब ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कानूनी तौर पे भी और संवैधानिक तौर पे भी, कि कोर्ट इसको कैसे सुनता है, क्या क्या इसमें मुद्दे आएंगे और उसके परिणाम भी क्या हो सकते हैं। मैं तो संविधान का जानकार हूँ, लेकिन लीगल प्रैक्टिसेस नहीं करता हूँ। लीगल प्रैक्टिसेस का मुझे बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, या फिर मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है। तो उस पक्ष को जानने के लिए हम आज एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है आदित्य मनुबारवाला, उनसे रूबरू होंगे और उनसे जानेंगे कि अभी तक की जो डेवलपमेंट्स है और कल जो सुनवाई कोर्ट में होगी उसमें कोर्ट क्या इंटरवीन करेगा और क्या क्या संभावनाएं दिख रही है। आदित्य जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए सबसे पहले आपका शुक्रिया। गौतम भाटिया जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, क्रिटिक है, उन्होंने उसी दिन लिखा था जिस दिन ये हुआ कि ये कैसे प्रक्रिया चल रही है। तो उन्होंने लिखा था कि पहले डिफेक्ट करो, उसके बाद अध्यक्ष की स्थिति को चुनौती देते हुए अध्यक्ष को पत्र भेजो, तर्क दो कि चूंकि अध्यक्ष की स्थिति विवादित है इसलिए 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता कार्रवाई नहीं हो सकती। उसके बाद कोर्ट जाए, पैरा 3 का हवाला देते हुए स्पीकर का जो कार्य है उस पर प्रभावी अंतरिम रोक लगाए, और जिस तरह जब तक कोर्ट निर्णय न करे तब तक अयोग्यता से खुद को प्रतिरक्षित करे, प्रतिरक्षा के साथ बिना किसी डर के खरीद फरोख्त में शामिल हो जाए। तो ये बात जो गौतम भाटिया ने लिखी, एक ये बात, और दूसरी बात, अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट कोर्ट हो गया है, जितनी भी याचिकाएं हैं उसमें अभी जो शिंदे गुट है उनके पास क्या रेमेडीज है, उनके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, और कोर्ट कहां तक जाके इसको इंटरवीन करेगा। थोड़ा सा आप इससे विस्तार से बताइए। साधारण जो कानून है, जो शिवसेना के वकील देवदत्त कामत जी ने और अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा, वो कानून सही है, लेकिन वो कानून का जो उच्चारण है क्या वो सही है? मेरे हिसाब से सही नहीं है। कानून ये कहता है, एंटी डिफेक्शन लॉ ये कहता है कि 2/3 अगर ग्रुप है एक पार्टी का, वो अलग होता है तो उसको दूसरी पार्टी में शामिल होना अनिवार्य है। अगर वो शामिल नहीं होती है तो वो सब डिस्क्वालिफिकेशन के दायरे में आते हैं। लेकिन यहाँ पे मुद्दा अलग है। यहाँ पे मुद्दा जो है, जो मैं समझता हूँ, जो भी मीडिया रिपोर्ट से है और अपने जो दूसरे जो दोस्त है शिवसेना में, बीजेपी में, उनसे समझ में आता है कि एक नाथ शिंदे साहब विप थे, वो सबको मालूम है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। एक नाथ शिंदे साहब विप थे। कानून कहता है कि अगर आपको किसी को विप नियुक्त करना है या निकालना है, ये केवल एमएलएज ही कर सकते हैं, आमदार कर सकते हैं। यहाँ पे एडमिटेड पोजीशन ये है कि एक नाथ शिंदे साहब आमदारों ने उनको चुना और उनको विप बनाया गया, अपनी पार्टी का गट नेता बनाया गया। उनको कभी निकाला नहीं गया है, उनको सिर्फ पक्ष प्रमुख ने निकाला है, पार्टी चीफ ने निकाला है, उद्धव ठाकरे जी ने निकाला है।
क्या उद्धव ठाकरे जी के पास ये पावर था कानूनी रूप से? मेरे हिसाब से नहीं। ये केवल जो एमएलए है वो कर सकते हैं। क्या ये 54 एमएलए जो ओरिजिनली शिवसेना के थे, क्या ये कभी साथ में बैठे? मुझे जो रिपोर्टिंग आई है उसके हिसाब से नहीं। अगर वो लोग साथ में नहीं बैठे हैं तो क्या एकनाथ शिंदे निकाले गए हैं एज गट नेता? नहीं। तो अगर वो गट नेता है, वो पार्टी के विप है, तो वो अभी एक विप, उनको सिर्फ एक विप जाहिर करना है जिसमें सभी 54 एमएलएस को उनके साथ वोट करना पड़ेगा। अदरवाइज उनको निकालने की प्रोसीडिंग की जा सकती है, मगर वो जो अजय चौधरी थे जिनको विप उद्धव ठाकरे जी ने बनाया, वो नियुक्ति नहीं हुए हैं। तो अगर वो नियुक्ति नहीं हुए तो एकनाथ शिंदे कंटिन्यूज टू बी विप। उनको केवल एक ही चीज़ करनी है, जब ट्रस्ट वोट होता है, कॉन्फिडेंस वोट होता है असेंबली में, उनको केवल एक विप जाहिर करना है कि आप सभी को हमारे साथ वोट करना है। अगर ये शिवसेना के जो अभी 12-13 जो बचे कुचे जो एमएलए है वो उनके साथ नहीं जाते हैं तो वो लोग को डिस्क्वालीफाई वो होंगे। एकनाथ शिंदे साहब को तो डिस्क्वालीफाई करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो हुई एक बात, लेकिन एकनाथ शिंदे ने जब समर्थन का पत्र अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया तो उसमें 34 साइन थे। उन्होंने वही लेटर सबमिशन किया था। 34 साइन थे एमएलए के, जबकि उनका जो 2/3 होता है वो है 38। अब उसके बाद स्पीकर ने उनको 16 लोगों को इसका डिफेक्शन का नोटिस दे दिया। अगर 2/3 मेजोरिटी पे लेटर में नहीं है और डिफेक्शन के प्रोसेस में आपको 2/3 जाना ही है, तो क्या इस केस में जो स्पीकर ने निर्धारित उन पर कार्रवाई की थी, उसके बारे में उनको नोटिस दिया था, क्या स्पीकर की कार्रवाई गलत है? क्या स्पीकर ने यही पत्र को पकड़ के, क्योंकि उन्होंने 34 एमएलए का पत्र दिया और उसके बाद ही उन पर कार्रवाई हुई, तो ये जो हमारे 10 शेड्यूल की बातें हैं उन पर तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ की जो बातें हैं उन पर वो लागू हो रही है। तो इस ऐसे समय में क्या स्पीकर ने दिए हुए निर्देश गलत थे? अगर उनके पास तब 34 थे और उनको और हुआ है, उनको और सपोर्ट मिला है, तो वो जो फाइनल सपोर्ट लेटर है वो कंसिडर किया जाएगा। क्योंकि ऐसे नहीं है कि आप तब डिस्क्वालीफाई हो और अब आप वापस एक्सेप्ट होते हो। और एक बात दूसरी है कि 34 इन्होंने अपना सपोर्ट दिखाया, लेकिन जो दूसरे 20 तब बचे थे उन्होंने एक्टिवली इनको अपोज करने के लेटर्स तो नहीं दिए थे स्पीकर को। तो कोर्ट में भी ऐसा होता है कि एडिशनल एफिडेविट जाती है, वैसे डेप्यूटी स्पीकर के सामने भी एक एडिशनल लेटर ऑफ सपोर्ट जाएंगे। वो एडिशनल लेटर ऑफ सपोर्ट जाहिर कर देते कि 2/3 मेजोरिटी तो इनके पास है। बट मुद्दा ये नहीं है, ये मीडिया में सब जगह ये दिखाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी ये दलीलें पेश की जाती है, लेकिन मुद्दा ये है कि ये अगर इंसान गट नेता है, वो गट नेता है, उनको निकालने का प्रोसीजर कानूनी रूप से ये है कि सभी 54 एमएलएस को एक मीटिंग करनी पड़ती है, उसमें उनको निकालने की प्रक्रिया करनी पड़ती है। वो मीटिंग कभी हुई नहीं थी, तो जब वो मीटिंग ही नहीं हुई थी, ये कोई भी विप जाहिर कर सकते हैं। और अगर वो मीटिंग होती भी है, नंबर्स एज दे स्टैंड आर 39 एमएलएस तो उनके साथ है, मेजॉरिटी से ज़्यादा उनके साथ है, तो यहाँ 2/3 की समीकरण नहीं बैठती, यहाँ मेजॉरिटी की समीकरण बैठती है कि 54 एमएलएज है, उनमें से अगर आधे से ज़्यादा भी इनको कंटिन्यू रखते हैं एज विप, तो विप का पावर है इनके पास। आपको और एक मैं चीज़ कह जाता हूँ रोहन जी, कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो है वो राजनीतिक पार्टी को रिकग्नाइज नहीं करती है। राजनीतिक पार्टी ये शब्द संविधान में कहीं नहीं मिलेगा आपको। राजनीतिक पार्टी ये बाद में एक लाया गया एज अ कॉन्सेप्ट, लेकिन कानून के रूप में, संविधान के रूप में राजनीतिक पार्टी नहीं होती, ग्रुप होता है, ग्रुपिंग बोलते हैं उसको। इसलिए हम जब हिंदी में भी बोलते हैं गट नेता, मराठी में बोलते हैं गट नेता। गट का आप अंग्रेजी आप उच्चारण कीजिए, उसका मतलब है ग्रुप। तो एज अ ग्रुप ये 54 एमएलएज नियुक्त किए गए थे महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली में, और एज अ ग्रुप इन्होंने एकनाथ शिंदे को अपॉइंट किया था। एकनाथ शिंदे का कहना है कि मैंने शिवसेना छोड़ी ही नहीं है। तो अगर वो कहते हैं कि मैंने शिवसेना नहीं छोड़ी है, पैरा 2 ऑफ 10 शेड्यूल उन पे लागू ही नहीं होता है। पैरा 2 दो सिचुएशंस में लागू होता है। एक है कि अगर हम अगर टेक्निकल उनका वर्डिंग देखें, पहला पार्ट बोलता है कि इफ अ मेंबर वॉलेंटरीली गिव्स अप मेंबरशिप ऑफ द पार्टी। नाउ हैज़ ही गिवन अप वॉलेंटरी मेंबरशिप? उन्होंने कहा है मैंने तो कुछ गिव अप नहीं किया है। तो अगर उन्होंने गिव अप नहीं किया है, सेकेंड रूल अप्लाई होता है कि अगर किसी ने गिव अप किया हो तो उनको 2/3 का संख्या दिखानी पड़ेगी कि हम 2/3 लोग हम अलग हुए हैं और ये हम दूसरे ग्रुप में शामिल हुए हैं।
लेकिन जब ये कहते हैं कि हम अलग ही नहीं हुए हैं तो 2/3 का पूरा कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है। हाल फिलहाल में आपको 1-2 साल पहले की बात है, शरद यादव जी का मुद्दा आया था, सुप्रीम कोर्ट में आया था। शरद यादव जी को भी निष्कासित किया गया था, पार्टी ने उनको निकाला था। लेकिन पार्टी के निकाले जाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी एमएलए-शिप रहती है। तो उसके हिसाब से आपका जो पहला प्रश्न था कि इन्होंने तब 34 दिया, तब 34 थे, फिर सिचुएशंस बदली, राजनीतिक सिचुएशंस बदली। मैंने जैसा आपको बोला, वीक इज़ अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, डे इज़ अ लॉन्ग टाइम। अब हम T20 के ज़माने में, पहले टेस्ट मैच होते थे तो वीक लंबा था, अब दिन एक लंबा है। तो वो उनको केवल इतना करना है, सुप्रीम कोर्ट में उनको उनके जितने समर्थक सांसद है, एमएलएज है, उन सब की उनको लेटर्स दिखाने हैं आमदारों के, और सुप्रीम कोर्ट उनको कंसिडर करेगी। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है कानून का। बिल्कुल ठीक, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन बात यह है कि पहले जजमेंट, वो फिर नाबाम राबिया का हो, बीएसपी के इसमें हो, या फिर शरद यादव के केस में हो, वो सारी जजमेंट्स उसमें और इसमें अभी जो जिस पर कोर्ट डिस्कस कर रहा है उसमें एक मूल फर्क है कि कोर्ट ने पहले ही, सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस में इंटरवीन कर दिया जब उन्होंने कहा कि इन 16 लोगों का डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा तब तक जब तक कोर्ट सुनेगी नहीं। और उसी समय कोर्ट ने उनको जो फ्लोर टेस्ट है उसके लिए राज्यपाल को परमिशन भी दे दी। तो कोर्ट एक तरफ डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोसेस में इंटरवीन कर रहा है, दूसरे तरफ राज्यपाल की शपथ की जो प्रक्रिया चल रही थी, राज्यपाल ने जो सीएम की शपथ दिलाई उसको भी वो अलाउ कर रहा है। तो क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन पुराने जजमेंट और नए जजमेंट में, ये जो बीच का फर्क है, इसमें इसके कोई मायने नहीं है? बट रोहन जी, कोर्ट ने कहा कब कि हम फ्लोर टेस्ट में इन्वॉल्व नहीं होंगे? अगर आप कोर्ट का ऑर्डर देखें, ऑर्डर में उन्होंने केवल इतना लिखा है कि 11 तारीख को डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस की सुनवाई होगी, सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। वो सुनवाई के दौरान ये जो मुद्दा है फ्लोर टेस्ट का वो भी सुना जाएगा। मीनवाइल जो चल रहा है उसको चलने दो। तो और उसमें उन्होंने ये भी कहा है कोर्ट ने कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन होता है या नहीं होता है उसको कंसिडर किया जाएगा, उसको मद्देनज़र रखा जाएगा फ्लोर टेस्ट का देखने के लिए। लेकिन यहाँ फ्लोर टेस्ट ही नहीं हुआ। मुद्दा ये है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री साहब, पूर्व मुख्यमंत्री साहब उद्धव ठाकरे जी ने फ्लोर टेस्ट ही नहीं होने दिया। उन्होंने खुद ही पहले अपनी मंत्रिमंडल डिसॉल्व कर दी। तो अब ये एक एकेडमिक इश्यू रह चुका है। ओके, ठीक है सर। मैं और एक बात, हमारे दर्शक लीगली बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बातें हैं, तो दर्शकों को आप थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। इससे पहले जो भी जजमेंट्स है, वो नाबाम राबिया का हो, शरद यादव के केस में हो, या फिर मायावती के केस में राजीव निगम वाला जो केस है बीएसपी वाला, उसमें बोमई जजमेंट में, जितने भी जजमेंट्स अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल इस प्रोसेस में आए हैं, उसको आप थोड़ा सा दर्शकों को बताएंगे तो दर्शक समझ पाएंगे कि हम किस बात पर एक्चुअल चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे किलो को होलोन के जजमेंट से 90s का जजमेंट था ये, तब से ये एक सुप्रीम कोर्ट की 10 शेड्यूल पे बहस शुरू हुई है। वो बहस चलती रहेगी क्योंकि वो एक ऐसा मुद्दा है जो कानून ने 10वां शेड्यूल जो है उसको अच्छी रूप से उन्होंने रचना ही नहीं की है कि वो इस पे इश्यूज होते रहते हैं। बट संक्षेप में अगर मैं बोलूँ, आपके दर्शकों को ज़्यादा कानूनी दाव पेच में ना डालूँ, तो मैं थोड़े आपको प्रिंसिपल्स कह देता हूँ, थोड़े आपको निर्णय कह देता हूँ कि ब्रॉडली क्या लैंडस्केप है अभी 10वां शेड्यूल के ऊपर। तो सबसे पहले है कि ट्रस्ट वोट जो होता है वो सर्वोपरि है। ट्रस्ट वोट को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। कोर्ट को भी ज़्यादा अधिक से अधिक रूप में ट्रस्ट वोट में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये एक सबसे पहले प्रिंसिपल है। ये सेम प्रिंसिपल अभिषेक मनु सिंघवी जी, जो कांग्रेस के अधिवक्ता है, अभी सुप्रीम कोर्ट में नेता है, सांसद है, उन्होंने सेम चीज़ कही थी हरीश रावत के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट में जब आई थी उत्तराखंड विधानसभा के ऊपर। सिमिलरली जब कर्नाटका विधानसभा था तभी उसका मुद्दा था येदियुरप्पा जी के मुख्यमंत्री बनने का, तभी भी ये बात हुई थी कि फ्लोर टेस्ट इमीडिएटली होना चाहिए। इसलिए येदियुरप्पा जी को 24 घंटे का समय दिया था फ्लोर टेस्ट कंडक्ट करने के लिए। दूसरी बात है कि ये 2/3 का जो इंटरप्रिटेशन है ये इतना ही है कानूनी रूप से। 2/3 का इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर 2/3 ऑफ अ ग्रुप पार्टी को छोड़ती है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होती है यदि वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाती है। ये एक दूसरा प्रिंसिपल है। ये मुद्दे में क्या हुआ है, शिवसेना के मुद्दे में, कि ये एक अलग परिस्थिति पैदा हुई है
जहाँ पे ये इंसान जिन्होंने निकले वो गट नेता थे सबसे पहले। दूसरी बात है वो बोलते मैंने शिवसेना छोड़ी ही नहीं है, तो इसलिए इन पे ये सब चीज़ें लागू नहीं हुई। तीसरी चीज़ एंटी डिफेक्शन लॉ में बोलते हैं कि जो स्पीकर का निर्णय होता है उसमें कोर्ट को अधिक से अधिक रूप में अंतर्गत नहीं करना चाहिए, उन्होंने इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। दखल अंदाजी कोर्ट की जितनी कम से कम हो वो हमारे संविधान के लिए और हमारे डेमोक्रेसी के लिए अच्छा रहेगा। तो लेकिन कब कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में कहा गया है कि कब इंटरफेयर कर सकती है। एक है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अगर स्पीकर साहब है वो दूसरी साइड को सुनते भी नहीं हैं तो कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है कि आपने कैसे नहीं सुना। दूसरी चीज़ है कि इसी का एक आगे का पड़ाव है कि अगर कोई चीज़ ऑन द फेस है, मतलब जो दिखती है सबको दिखती है, और स्पीकर साहब देख के अनदेखा करना चाहते हैं क्योंकि शायद उन्होंने अपने राजनीतिक चश्मे पहने हुए हैं उस समय पर, तब कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है। तो मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। सन्स राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सेट्स फ्रॉम द वेस्ट। सूरज ईस्ट से उगता है, वेस्ट में ढलता है। अगर कोई इंसान इस धरती पर है जो बोलता है कि नहीं सूरज वेस्ट से उगता है और ईस्ट में ढलता है, तो कोर्ट इंटरफेयर करेगी, बोलेगी यू आर रॉन्ग। सिमिलरली अगर स्पीकर जो दिखता है, जो विजिबल है, जो एक फॉरगेट अ लॉयर, जो एक साधारण आदमी, साधारण मनुष्य, रास्ते का चाय वाला बोलो या रिक्शा वाला बोलो, आजकल वही बट चलो चाय वाले और रिक्शा वाले को जाने देते हैं, वो आजकल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है। बट अगर कोई साधारण मनुष्य है वो भी समझ सकता है कि ये ऐसा है स्थिति, और एक स्पीकर है वो बोलते हैं नहीं ये ऐसा नहीं है, और इसका इंटरप्रिटेशन इसलिए ही है क्योंकि उन्होंने राजनीतिक चश्मे पहने हुए, तो कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है। इस स्थिति में यहाँ पे भी यही है कि यहाँ पे अगर एकनाथ शिंदे ने बोला, अगर हम उनकी बात भी सुने कि 34 MLAs का सपोर्ट था, तो 16 का क्यों डिस्क्वालिफिकेशन निकाला गया, तो 34 का निकालते। तो यहाँ पे स्पीकर को शायद पता था कि इनको पास 34 से भी ज़्यादा संख्या है, तो उन्होंने सोच समझ के 16 को निकालने की कोशिश की। तो यहाँ ये एक फिट ग्राउंड हो गया सुप्रीम कोर्ट को दखल अंदाजी करने का। पास्ट प्रेसिडेंट्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून है उसी के ऊपर चल रही है, उससे अधिक नहीं जा रही है सुप्रीम कोर्ट। एक आखिरी सवाल सर, मुझे बताइए, अभी कल हियरिंग होना है इस बात पर, और हियरिंग होने के बाद अब सारे पक्षों को नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दी है, तो उन नोटिस का हाइपोथेटिकली मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि समझिए कि वो 16 जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिए। एकनाथ शिंदे को कहा कि यू आर डिस्क्वालिफाइड। अगर वो कह दिया तब क्या जो पुराना स्टेटस को है, जहां उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, आघाड़ी सरकार का वहां पे गवर्नमेंट था, उसको सुप्रीम कोर्ट को पावर है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ये कह देगा कि पुराना स्टेटस को अभी लगा दो और पुरानी सरकार दोबारा बना दो? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, कोर्ट के पास ऐसे कोई पावर्स नहीं है। ये हो सकता था अगर ट्रस्ट वोट उद्धव ठाकरे करने देते, लेकिन उद्धव ठाकरे साहब ने तो रिजाइन कर दिए सबसे पहले। उन्होंने जो एक संवैधानिक मर्यादा है वो भी उन्होंने उनका भी उल्लंघन किया। एक प्रेसिडेंट है, एक सिस्टम, एक शिष्टता है, एक संस्कार है, संवैधानिक संस्कार है कि अगर आप मुख्यमंत्री बने गए हो, मुख्यमंत्री ये छोटा पद नहीं होता है, मुख्यमंत्री ये बहुत बड़ा पद होता है। मुख्यमंत्री एक देश का फादर फिगर होता है, एक उसके नेतृत्व में पूरा देश, पूरे स्टेट की प्रणाली चलती है। ये फेसबुक लाइव पे आए, रिज़ाइन कर दिए छुप के। उनको फ्लोर ऑफ द हाउस पे आना था, फ्लोर ऑफ द हाउस पे उनको ग्रेसफुली रिज़ाइन करना था या ग्रेसफुली ट्रस्ट वोट उनको एक्सपीरियंस करना था और फिर जाते। वाजपेयी जी ने ये सेम चीज़ की थी। वाजपेयी जी केवल 2 वोट से हारे थे 90s में, 98 में, मगर वो आए थे, वो लोग फ्लोर ऑफ द हाउस में आए थे। उन्होंने एक स्पष्टीकरण की, पूरे देश को उन्होंने समझाया उनका मत क्या है, उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन किया। उद्धव ठाकरे साहब ने ये नहीं किया। ट्रस्ट वोट हुआ नहीं है। ट्रस्ट वोट हुआ नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का दायरा इसमें अभी सीमित है। सुप्रीम कोर्ट का दायरा केवल इतना है कि जो MLAs का प्रोसेस है वो देखेगी, और उसमें अगर यदि डिस्क्वालिफिकेशन होता है, जो एक तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ डिस्क्वालिफिकेशन हो नहीं सकता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब के पास जो है वो सही शिवसेना है, वो बाल ठाकरे की आइडियोलॉजी पे चलने वाली शिवसेना है, वो हिंदुत्व को आगे ले जाने वाली शिवसेना है।
लेकिन चलो हम समझते हैं, हम खेल कूद में समझ लेते कि चलो उनको निकाला गया, एक एकेडमिक डिस्कशन कर रहे हैं, तो भी सुप्रीम कोर्ट सरकार, उद्धव सरकार को वापस लाने का ऑर्डर पास नहीं कर सकती है। फिर उन 16 को निकाला गया, उसके हिसाब से फ्लोर ऑफ द हाउस में फिर से एक ट्रस्ट वोट या नो कॉन्फिडेंस वोट होता है, जो राजनीतिक समीकरण बैठते हैं उसके हिसाब से एक नई सरकार की स्थापना होगी। जो भी जजमेंट दिया जाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशनली एक आधार बनेगा, आगे जो भी डिफेक्शन होगी या फिर आगे जो भी प्रक्रियाएं होगी संवैधानिक, उसमें भी इसको साइड किया जाएगा। तो ये देखना कल का जजमेंट, कल का हियरिंग और उसके बाद होने वाली प्रोसीडिंग्स पर ध्यान हमारा भी रहेगा, आपका भी रहेगा। नमस्कार।